डिपुटेशन को लेकर लगातार वहां के मुख्यमंत्री केंद्र सरकार को घेरते नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी लगातार इस मसले पर अपनी बात रखते नजर आ रहे हैं और उन्होंने आज जो बयान दिया है, उन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप केंद्र सरकार पर लगाया है। उनका ये कहना है कि आईएएस अधिकारियों को कंट्रोल करने की कोशिश हो रही है और राजभवन का भी दुरुपयोग कर रही है भाजपा। तो जिस तरह से केंद्र की जो नई नीति है, जिसमें 20 और 27 दिसंबर एवं बाद में 6 जनवरी को राज्य सरकारों को एक पत्र भेजा गया था, जिसकी चर्चा इन दिनों काफी है। इसमें कहा गया है कि राज्य केंद्रीय प्रतिनियुक्ति के लिए जो पर्याप्त संख्या में अधिकारियों को प्रायोजित नहीं कर रहे हैं, इससे केंद्र को जितने अधिकारियों की जरूरत है वो पूरी नहीं हो रही है। डीओपीटी ने इसके लिए कुछ संशोधन सुझाए और राज्य सरकारों से जवाब भी मांगा है। बताया जा रहा है कि अगर तब तक भी राज्य सरकारों ने यहाँ पे जवाब नहीं दिया तो केंद्र सरकार इसे सहमति मानकर नियमों को राजपत्र में प्रकाशित कर लागू कर देगी। इसी मसले को समझने के लिए हमारे साथ में एक पैनल मौजूद है, उनका परिचय मैं करा दूं। विकास बजाज जी हमारे साथ में है कांग्रेस से, साथ ही प्रकाश पुंज पांडे जी वरिष्ठ पत्रकार है, मुकेश शर्मा जी हमारे साथ में बीजेपी से। सभी को स्वागत करना चाहूंगा। सबसे पहले प्रकाश पुंज पांडे जी के पास चलना चाहूंगा। प्रकाश पुंज पांडे जी, एक तो आईएएस अधिकारियों को लेकर कहा यह जाता है कि राज्यों में हमेशा टोटा रहता है, कमी रहती है, और जिस तरह से आप देखिए कि जहां जिस कैडर में आईएएस की नियुक्ति होनी चाहिए, जिन विभागों में आईएएस की नियुक्ति होनी चाहिए, वहां पे जो प्रमोटी आईएएस होते हैं उनकी नियुक्ति होती है। कई बार ये होता है कि राज्य जो सरकार के जो राज्य के अधिकारी होते हैं, राज प्रशासनिक से जो आते हैं, उनकी नियुक्ति हो जाती है। और ऐसे में अब केंद्र जिस तरह से आईएएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति का मसला उठा रही है, आपको लगता है कि ये मुद्दा काफी अहम है? और इसमें जिस तरह से आईएएस की प्रतिनियुक्ति पर जो बातें हो रही हैं, उसको लेकर राज्य सरकार और केंद्र के बीच में जिस तरह से तानातनी की स्थिति है, ये काफी अहम मुद्दा हो जाता है। प्रकाश जी देखिए, ये मुद्दा बिल्कुल अहम है और जितने भी आईएएस हैं, जिस भी राज्य की कैडर के होते हैं, उस राज्य में जाकर वो सेवाएं देते हैं। लेकिन केंद्र सरकार के पास ये एक सुप्रीम वीटो पावर होता है कि उन्हें डेपुटेशन पे कभी भी वो केंद्र में बुला लेती है। अब जैसे कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी कहा है कि ये एक साजिश के तहत हो रहा है। तो देखिए, अब ये साजिश के तहत है या नहीं है, ये तो अब मीन्स केंद्र और राज्य के बीच जो तनातनी है उससे अगर रिलेट करें तो ये बात हम समझ सकते हैं। लेकिन अभी आज शाम को ही कुछ देर पहले, हमारी डिबेट के पहले, इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री के जो सेक्रेटरी हैं, 88 बैच के कैडर के 88 बैच के आईएएस है अपूर्व चंद्रा, उन्होंने भी कहा है कि ये जो कदम है केंद्र सरकार का, ये सराहनीय है। और मुझे लगता है कि देखिए, राजनीति से इसको परे रखना चाहिए। मुझे लगता है कि आईएएस देश की जो जनसंख्या है और हमारा जितना बृहद और जितना बड़ा देश है, जी जी जी, जितना बड़ा देश है और मुझे जी तो कहीं ना कहीं से कुछ नया तो करना ही पड़ेगा। नया नहीं करेंगे तो ये प्रॉब्लम होगा। लेकिन हाँ, केंद्र में ये जो नई नीति है केंद्र द्वारा, इससे राज्य सरकारों को कितना फर्क पड़ेगा, ये देखने वाली बात होगी। अगर उससे राज्य सरकारों के कामकाज में व्यवधान पड़ता है तो राज्य सरकारें अपनी बात जरूर उठाएंगी। लेकिन अगर बिना व्यवधान पड़े समुचित तरीके से ये काम होता है तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जी जी जी। और विकास जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि जिस तरह से गैर भाजपा शासित राज्य हैं, और जहां सीधे तौर पर कहा यह जा रहा है कि देश के संघीय ढांचे को नुकसान यहाँ पहुंचेगा, ऐसा है, स्थिति है क्या कि संघीय ढांचे को इससे नुकसान पहुंचेगा? विकास जी। बिल्कुल 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 ऐसी स्थिति बनेगी। संघीय ढांचा जो बना हुआ है आज, कैडर बेस आईएएस अधिकारी या आईपीएस अधिकारी राज्य में विभिन्न क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, नक्सल उन्मूलन में काम कर रहे हैं, चाहे कानून व्यवस्था में कर रहे हैं, चाहे राज्य की प्रगति में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र, उन लोग में असमंजस की स्थिति बन जाएगी कि अभी भी केंद्र प्रतिनियुक्ति पे बुला सकता है दिल्ली पे, लेकिन अगर उसमें राज्य सरकार की सहमति की जरूरत होती है। अब क्या होगा, जब सहमति की जरूरत नहीं होगी तो कभी भी यहाँ भी जितने भी अधिकारी काम कर रहे हैं उन लोग में एक डायलेमा रहेगा कि आजकल अचानक हमको उठा के कहीं दिल्ली बुला लिया, लखनऊ भेज दिया, कहीं मुंबई भेज दिया, तो उनको जो कार्य करने की उनकी क्षमता प्रभावित होगी। और ये सीधा सीधा राज्य के अधिकारों का हनन है। सभी चीजों को सेंट्रली कंट्रोल करने की ये जो कवायद है, ये बिल्कुल राज्य सरकारों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। नहीं तो ऐसे में तो ये हिटलर शाही हो जाएगी, वहां से सब चीजें कंट्रोल होंगी और जो केंद्र चाहेगा, अचानक रायपुर कलेक्टर अचानक पता चला यहाँ से उठा के वो
दूसरे राज्य में नागपुर कलेक्टर बन गए। तो यहाँ पर जो काम कर रहे हैं, जिस भी राज्य में जो भी अधिकारी काम कर रहे हैं, उनकी कार्य क्षमता पे प्रभाव पड़ेगा। वो हमेशा एक भय की स्थिति में रहेंगे कि क्या होगा, कल अचानक कल कोई नया आदेश आ जाए और हमको यहाँ से उठ के जाना पड़े। तो जो कार्य क्षमता है, आज नक्सली क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आज कानून व्यवस्था देख रहे हैं, आज शिक्षा के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, बाकी नगरीय निकायों में विकास का कार्य हो रहा है, स्वास्थ्य के कार्यों में कार्य हो रहा है, तो वो सब जो आईएएस अधिकारी और जितने भी अधिकारी है वो सब बहुत ही भय और डायलेमा की स्थिति में रह जाएंगे कि आगे उनके साथ क्या होगा। तो और ये सीधा सीधा राज्य के अधिकारों को सीमित करके पूरे अधिकार एकाग्रित करके एक सेंट्रली कंट्रोल्ड सिस्टम बनाने की कवायद है, जो कि बिल्कुल ही नामंजूर है। इसको हम पुरजोर विरोध करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री ने भी इसमें पत्र लिखा है, माननीय भूपेश बघेल जी ने, और भी बाकी राज्यों में ममता बनर्जी, स्टेलियन, चाहे वो पंजाब के मुख्यमंत्री हो, चाहे राजस्थान के अशोक गहलोत जी हो, काफी राज्यों के मुख्यमंत्री ने इसमें अपना विरोध दर्ज कराया है। ये एकदम एकदम हमारे राज्यों के अधिकारों के साथ खिलवाड़ है। राज्यों के अधिकारों का हनन माना जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। मुकेश जी, ये राज्यों के अधिकारों का हनन है क्या? भ्रष्टाचार में लिप्त कार्य थोड़ा था आपने मुकेश जी। भारतीय जनता पार्टी से भ्रष्टाचारों को समेटने में अभी समय निकल गया, इतना भ्रष्ट। हाँ, ये कांग्रेस के कर लेंगे। हम आईएएस भर्ती नियुक्ति पे चर्चा कर रहे हैं इस विषय पे। अभी ये मुद्दे हैं आईएएस। आप सुन लो, बात सुन लो पूरी, उसके बाद आप जवाब देना। समय स्काई वॉल देख लीजिए, कर लीजिए। आपका मेरा और चैनल का समय खराब ना करें। आप मेरा और चैनल का समय खराब ना करें। आप मेरी बात सुने, आपका जब अवसर आएगा तो आप जो बोलिए बोलिए बोलिए। क्या छत्तीसगढ़ हुई है, लोन नहीं लिया है? 36,000 करोड़ रुपए लोन लेते हैं और 3 साल में आपको 50,000 करोड़ रुपए लोन लेने का जरूरत पड़ता है, तो छत्तीसगढ़ को कहां ले जा रहे हैं? कौन बताएगा? जनता को जवाब कौन देगा इसका? आप जो है पूरे पैसा यहाँ विकास में जो पैसा लगना चाहिए उसको ब्याज के रूप में भरेंगे तो छत्तीसगढ़ का विकास होगा। जी करने हम लोग सरकार क्या कर रही है? हम लोग सरकार को छोड़िए, हमेशा कभी आपको लगता है कि कमजोर पड़ रहे हैं, हमारे पास में जनता को देने के लिए जवाब नहीं है, तब आप केंद्र सरकार की बात करते हैं। जी, केंद्र सरकार को लगातार नाइंसाफी करेगी। जी आऊंगा। लेकिन जिस तरह से भूपेश बघेल ने भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार पर जो आरोप लगाया, इसमें राजभवन का भी जिक्र किया जा रहा है। प्रकाश पंचपाने जी, आपको लगता है कि संघीय ढांचे में जिस तरह से राजभवन के दुरुपयोग की बातें निकल के सामने आ रही है, कुछ आपने ऐसा प्रसंग देखा है कि राजभवन के का दुरुपयोग हो रहा हो? प्रकाश जी, देखिए, कुछ समय पहले भी जब झीरम की रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी गई थी बिना राज्य सरकार के संज्ञान में डाले हुए, उस समय भी ये बातें उठी थी कि ऐसे कैसे डायरेक्टली आप रिपोर्ट वहां सबमिट कर सकते हैं। और उन्होंने खबरों के मुताबिक उसे दिल्ली में भी वहां पे भेज दिया था। तो ऐसी कई बार इसके बाद, इसके अलावा पिछले कुछ अगर हम सालों की जाके देखें, पिछले कुछ सालों में
राज्यों में, विभिन्न राज्यों में चुनाव में देखे हैं, तो रातों रात गवर्नर द्वारा मुख्यमंत्री की शपथ दिलवाना, सुबह 12 बजे रात को, सुबह 5 बजे शपथ दिलवाना, ऐसे कई हमने उदाहरण देखे हैं। इसके अलावा जो कई चुनावों के जब नतीजे आए हैं तो उसमें सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी किसी एक राजनीतिक दल को राज्यपाल द्वारा ना बुलाया जाना, कई ऐसे हमने वाकया देखे हैं, कई ऐसी खबरें भी सामने आई हैं काजी जी। लेकिन ये एक जो आरोप लगा है, ये कहीं ना कहीं हमारे देश के जो संघीय ढांचा है उसके ऊपर आघात प्रतीत होता है, और ये स्वस्थ लोकतंत्र के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, क्योंकि आईएएस अधिकारी का अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति के अंडर में होता है और राष्ट्रपति के अंडर ही राज्यपाल भी होता है। अब दो ऐसे बड़े संघीय ढांचे में से दो बड़ी इकाइयों के ऊपर अगर आरोप लगने लगे, ये आरोप लगाना ही अपने आप में बहुत ही बृहत्स है, ये बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए क्या होता है, अगर राज्यपाल की अपनी ये गरिमा है, आईएएस अधिकारी, बचपन में हम लोग सुनते थे, आज भी, कि पढ़ लिख के बेटा क्या बनेगा, तो कलेक्टर बनेगा, तो ये मिसाल दी जाती है। तो आईएएस कोई मजाक नहीं है कि उसे राजनीतिक स्टंट के रूप में यूज किया जाए। और अगर केंद्र कोई पॉलिसी ला रही है तो वो एक संविधान के अंतर्गत आएगी, उसके लिए राज्यों से सुझाव मांगे जाएंगे, और सुझाव के राज्यों के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, जब आपसी सामंजस्य बनेगा तो ही आगे बात होगी। लेकिन ये बात बोल देना कि सीधा सीधा अब राज्यपाल को भी घेर लेते हैं, अब आईएएस अधिकारियों को भी घेर लेते हैं। आप लंबे समय से पत्रकारिता कर रहे हैं, लंबा अनुभव है आपका, लेकिन अक्सर जो अधिकारी डेपुटेशन में जाना चाहते हैं उनको तो रोका भी नहीं जाता, उनको तो डेपुटेशन में जाते ही है। सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई अगर आप ये हवाला दे रहे हैं, आवाज इस नहीं बात आ रही का, है। जी आ रही सभी की आवाज आ रही है जी। अगर आप इस बात का हवाला दे रहे हैं कि एक तरफ की अधिकारी अचानक अगर चले जाएंगे तो उससे हमारा काम डिस्टर्ब हो जाता है, तो आप जब डेपुटेशन में जाना चाहते हैं जो अधिकारी, तो आप उन्हें जाने भी देते हैं। ऐसा, ये तो देखिए, कभी भी दो बातें नहीं होनी चाहिए, कभी भी एक बात होनी चाहिए। तो ये चीजें जो है, ये आरोप, मेरा सिर्फ एक ही मुझे व्यथा है, ऐसे इंपॉर्टेंट पदों पर आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए। और ये राजनीति आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए जिनके कंधों पे योजनाओं को अंतिम स्तर तक ले जाने की जिम्मेदारी होती है। बजाज साहब, ऐसे अधिकारियों पे जब अंतिम व्यक्ति तक की जो योजनाएं हैं वही ले जा पाते हैं, जो कलेक्टर पद रहते हैं, पूरा एक ढांचा रहता है। और ऐसे में हमने तो अक्सर देखा कि डेपुटेशन पे जो अधिकारी जाते हैं वो जाते भी है समय समय पे, और इसमें राज्य सरकार की सहमति भी होती है। लेकिन इसके लिए जो आवश्यकता है, कुछ दिन से रोक लगाने की जो कोशिश हो रही है और लगातार पत्रों के द्वारा वार्तालाप भी हो रहा है, तो आपको क्या लग रहा है कि ये ऐसे समय में इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी है केंद्र को? वही समझ से परे है, ये सीधा सीधा हिटलरशाही है। पूरे राज्य शासन, राज्यों के अधिकारों को हनन करके एक मुश्त सेंट्रलाइज अधिकार रखना, जो राज्य का अधिकार था। भाई सेंट्रल में अगर डेपुटेशन में जाने के लिए जरूरत है अधिकारी की, तो राज्य सरकार की सहमति से जाते रहे। बहुत से अधिकारी गए हैं यहाँ से, छत्तीसगढ़ कैडर के, आगे भी जाएंगे, लेकिन उस सहमति को ना लेना, अब आगे चल के कि सहमति की जरूरत नहीं, डायरेक्ट अपॉइंटमेंट वहां से केंद्र से हो जाएगा, तो ऐसे में तो बड़ी अराजकता की स्थिति बन जाएगी। कोई भी अधिकारी पूरे कॉन्फिडेंस से काम ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पर भी उसको काम करना है जिस भी क्षेत्र में, वो बड़ा ही अनिश्चित रूप से रहेगा कि क्या होगा आगे चल के, क्या नहीं होगा, कुछ गारंटी नहीं है। भाई केंद्र में अगर प्रतिनियुक्ति पे जाना है तो राज्य सरकार की सहमति से जाए, उसमें क्या दिक्कत है? जो पहले का ढांचा बना है वो यथावत रहे। लेकिन अगर ऐसी स्थिति बनती है तो ये तो सीधा सीधा यह है कि पूरे कानून व्यवस्था, जितने भी राज्यों के अधिकारों का हनन करके पूरे अपने हाथ में पूरे हिटलरशाही रवैया अपनाना और पूरे अधिकारों को एक तरफ सेंट्रलाइज कर देना, जो डिसेंट्रलाइजेशन का काम। फिर राज्यों की स्थापना ही क्यों की? सब राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगा दीजिए और वहीं से सीधा संचालित कीजिए। फिर राज्यों की स्थापना की जरूरत क्या है? जब राज्यों को अधिकारी नहीं देंगे, उनको काम करने का मौका ही नहीं दिया जाएगा। हर चीज में ऐसा हो रहा है। चाहे चावल, यहाँ छत्तीसगढ़ की मैं बात करूं तो चावल खरीदी में धान खरीदी चर्चा कर लेंगे, लेकिन जो सहमति चाहिए एनओसी राज्य सरकार से, अब सहमति की जरूरत नहीं पड़ेगी केंद्र सरकार को, जिस तरह से 4 संशोधनों की बात हो रही है। तो ऐसे में मुकेश शर्मा जी,
तो ऐसे में अगर राज्य सरकार की एनओसी की जरूरत नहीं पड़ेगी तो सीधे सीधे अधिकारी जब चाहेंगे तब वो प्रतिनियुक्ति पे जा सकते हैं, आपको नहीं लगता? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है रणजीत, मैं आपको कहूँ, आवाज सरकार नीति बनाती है तो उसमें जी जी केंद्र सरकार की गंभीरता से और सभी प्रदेशों का काम सुचारू चलता रहे, किसी भी योजना चीज को गंभीरता से लेते हैं। और कांग्रेस के प्रवक्ता भाई 2-3 बड़ा गंभीर बात कर रहे थे कि प्रशासनिक व्यवस्था और संघीय ढांचा और अराजकता। तो मैं गांधी जी कांग्रेस प्रवक्ता भाई को बता दूं कि सबसे पहले छत्तीसगढ़ में अराजकता रोकते हैं, यही बहुत होगा। लगातार प्रशासनिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है, लगातार यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर में हर प्रकार के व्यवस्था, कहीं लूट मार, चाकूबाजी, डकैती, सब बढ़ी है, घटनाएं बढ़ी है। इन घटनाओं को संभाले आप, जो चिंता न करें, किसी भी प्रदेश के अंदर में कोई दिक्कत आने वाला नहीं है। इनको चिंता इस बात की कि लोग इसको हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि प्रकाश पांडे कुछ जो बदलाव है जी जी क्योंकि चुनी हुई सरकार है, उसको भंग करके राष्ट्रपति शासन जी 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 जो 4 संशोधन प्रस्तावित बताए जा रहे हैं कि राज्य सरकार किसी राज्य के कैडर के अधिकारी को केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर भेजने में देर करती है तो तय समय के भीतर केंद्र सरकार का आदेश नहीं मानती तो केंद्र सरकार संबंधित अधिकारी को खुद ही कैडर से पदमुक्त कर देगी। ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरा बदलाव ये है कि केंद्र सरकार राज्य के परामर्श से केंद्र सरकार से प्रतिनियुक्ति किए जाने वाले अधिकारियों की वास्तविक संख्या भी तय की जाती है, जिसको भी शिथिल करने की बात कही जा रही है, जो राज्य सरकार उपलब्ध कराती है। और मौजूदा मापदंडों के अनुसार राज्यों को केंद्र सरकार के कार्यालयों में अखिल भारतीय सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति करनी होती है, जिससे राज्यों का बहुत बड़ा अधिकार होता है और किसी भी समय यह प्रतिनियुक्ति किए गए अफसरों की कुल संख्या कैडर के 40% से अधिक नहीं हो सकता। तो ऐसे में आपको नहीं लगता है कि एक जो नियम चला रहा है उसमें एक बहुत बड़ा बदलाव हो जाएगा इससे? बिल्कुल, जो मौजूदा केंद्र सरकार है वो बदलाव हर रूप में, हर विभाग में, हर तरीके से लाना चाहती है। और बहुत से, देखिए इस समय जो वर्तमान की केंद्र सरकार है वो चाहती है कि जितने भी उनके डिसीजन हो आगामी 3 साल में या ये कहिए 2 साल में, क्योंकि 2 साल बाद लोकसभा चुनाव हो जाएंगे, वो तब तक चाह रही है कि जितने भी डिसीजन हो ऐतिहासिक हो और कहीं ना कहीं उसका कहा यह जाता है चुनाव के समय कि अधिकारी पार्टिकुलर राज सत्ता जिसकी सत्ता होती है उस पार्टी के पक्ष में काम करते हैं, अक्सर आरोप लगता रहता है। क्या इन्हीं आरोपों को खारिज करने के लिए, इन्हीं आरोपों को खत्म करने के लिए इस तरह की व्यवस्था है? क्या मानते हैं आप इसके पीछे की? जो देखिए इसके दूसरा पक्ष भी है, इसका दूसरा पहलू भी समझिएगा जी। ये तो एक बात आपने सही कहा कि इन्हीं आरोपों को खारिज करने के लिए, निष्पक्षता होने के लिए ये स्टेप है, पर इसके पीछे दूसरा भी है कि बहुत सारे चुनाव उससे मैनेज भी हो सकते हैं। जो पसंदीदा जो काम के अधिकारी हैं, जो बहुत एक्टिव अधिकारी हैं, देखिए 5 उंगलियां बराबर नहीं होती है, अधिकारियों में भी एनर्जी लेवल की वैरायटी होती है। तो कोई तेज होता है, कोई नॉर्मल होता है, कोई प्लानिंग में एक्सपर्ट होता है। तो हो सकता है कि केंद्र सरकार की ये प्लानिंग हो कि आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए अक्सर ये देखते हैं कि इस तरह के आरोप लगते हैं कि राज्य सरकार में जो अधिकारी हैं वो राज्य सरकार के पक्ष में काम करते नजर आ रहे हैं। निर्वाचन आयोग देखिए अक्सर इस पे अपना डंडा भी चलाता नजर आता है। तो इस तरह की गाहे बगाहे इस तरह की आवाजें उठकर सामने आती हैं प्रकाश जी? आवाजें तो बहुत साल जब बैलेट पेपर से चुनाव होते थे तभी भी आती थी, आज भी आ रही हैं, और ये आगे ना आए ये अच्छा है स्वस्थ लोकतंत्र के लिए। और अब तो आवाजें सुप्रीम कोर्ट पे भी आ रही हैं, हस्तक्षेप हो रहा है, आरोप लग रहे हैं। अब तो इलेक्शन कमीशन पे भी लोग आरोप लगाते हैं। सोशल मीडिया पे देखिए आपको हर व्यक्ति, हर दूसरा व्यक्ति इस बारे में बोलता और लिखता दिख जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ऐसे मैं फिर दोहराऊंगा कि ये बहुत ही सम्मानजनक पद है। ऐसे पदों पे को देख के जनता इंस्पायर होती है और आगे बढ़ने की ये लोग प्रेरणा मिलती है। अगर ऐसे पदों को लेकर भी अगर सोसाइटी में, समाज में अगर गलत संदेश जाएगा तो ये जनता के लिए और देश कैडर के पास में ये भी चुनाव होता है कि वो एक बार अपने टेन्योर में होम कैडर में भी जा सकते हैं। कई अधिकारी जाते भी, अधिकारी नहीं जाते। तो फ्लेक्सिबिलिटी तो पहले से ही मौजूद है। विकास जी? बिल्कुल,
हर चीज की व्यवस्था बनी हुई है, बहुत सुंदर व्यवस्था है। क्योंकि अगर किसी को प्रतिनियुक्ति पे केंद्र को लेना है तो ले सकता है। और